चलिए, हम लोग पढ़ चुके थे ना ये डीएनए के बारे में पढ़ लिए, डीएनए पैकेजिंग के बारे में पढ़ लिए, है ना। और अब हम लोगों को पढ़ना है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन पहले पढ़ लिया जाए, तब डीएनए जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो अगला टॉपिक होगा हम लोगों का डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है ना। इसको हम लोग कई हेड में बांट कर स्टडी करेंगे। पहला तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन कहते किसको हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड, कौन कौन से एंजाइम इसमें भाग लेगा, एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड। चौथा पढ़ेंगे हम लोग क्या मैकेनिज्म है इसका। पांचवा पढ़ेंगे हम लोग प्रूफ रीडिंग। और छठा हमेशा याद रखिए आप लोग, जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए, एमसीक्यूज, है ना। तो इतने हेड में बांट कर हम लोग इसका स्टडी करेंगे। पहला हम लोग देखें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, है ना। ये एक टर्म समझ लीजिए पहले, ये रेप्लिका एक टर्म है। रेप्लिका का मतलब होता है इमेज। आप आईना के सामने खड़ा होते हैं तो आपका आप जैसा है वैसे ही ना दिखाई देते हैं, तो ये उसी को तो रेप्लिका कहते हैं, है ना। और वही इमेज, तो मतलब इसका ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशन इट इज, है ना। डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए का डुप्लीकेट होना, या डीएनए सिंथेसिस, डीएनए का सिंथेसिस होना, ठीक है ना, यही डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, ये डीएनए जो है ना वो दो काम करता है। एक है ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन, इसमें क्या होता है, ऑटो माने स्वयं होता है, स्वयं को कैटालाइज करता है। डीएनए से डीएनए बनता है, तो डीएनए से जब डीएनए बनेगा ना, इसी को हम लोग कहेंगे रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनेगा, ठीक है ना। मतलब कि डीएनए अपनी कॉपी करेगा। दूसरा है हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन। हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन का मतलब हो गया ये डीएनए जो है ना वो पहले आरएनए बनाएगा, है ना। और ये डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। हम लोग आगे सब पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब पढ़ेंगे। और ये जो आरएनए है ना वो
प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और ये प्रोटीन दो तरह के होते हैं। एक होगा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, प्रोटीन पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे आप लोगों को। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो आपका स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना, आपके बॉडी में जैसे बाल है या और बॉडी का पार्ट है वह स्ट्रक्चर बनाएगा। और दूसरा है फंक्शनल प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन जो है ना, वो दो तरह के हैं जो बॉडी में फंक्शन करेंगे। हार्मोन्स और एंजाइम्स, ये बॉडी में फंक्शन करेंगे। तो हम लोग जो है ना अभी ऑटो कैटालिटिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ रहे हैं इसका हम लोग? ऑटो कैटालिटिक फंक्शन हम लोग इसका पढ़ रहे हैं। डीएनए से डीएनए का बनना, ठीक है इतनी बात। अब हम लोग कुछ और से देखा जाए। इट टेक्स प्लेस, ये होता कब है? इन एस फेज ऑफ इंटरफेज ऑफ माइटोसिस एंड माइटोसिस मियोसिस आप लोग डिटेल पढ़े थे, तो उसमें एस फेज था और एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट हो रहा था, ठीक है ना। डीएनए सिंथेसिस कब होती है? वो इंटरफेज में होती है और एस फेज में होती है। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोगों का इसका इम्पोर्टेंस देखें तो क्या महत्व है इसका? इसका इम्पोर्टेंस में हम लोग देखेंगे। ये एक सेल है, ये इसमें न्यूक्लियस है, इसी में डीएनए है मतलब क्रोमोसोम है। ये 2n है मतलब डिप्लॉयड सेल है, हम ही लोगों का सेल है, ह्यूमन सेल है। अब ये डिवाइड करता है ना, और डिवाइड करके पहले तो ये डीएनए सिंथेसिस कर लेगा, है ना, और 4n ये तो 2n रहेगा ही, ये 2n रहेगा, है ना। इसको बताया था कि यहाँ पर 2c हो जाएगा, मतलब कि डीएनए कंटेंट अभी 2c है, और यहाँ पर डीएनए कंटेंट 4c हो जाएगा, मतलब डीएनए डुप्लीकेट हो गया। यहीं पर डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, दुगुना हो जाएगा, ठीक है ना। और तब ये सेल जो है ना डिवाइड करके और 2 सेल हो जाएगा, फिर ये 2n और ये भीतर जो है ना डीएनए कंटेंट 2c और 2c रहेगा। तो अगर डीएनए डुप्लीकेट नहीं होता, ठीक है ना, तब तो किसी सेल में डीएनए का पता ही नहीं रहता। जब सेल में डीएनए नहीं रहेगा तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह इट इज़ फाउंड मतलब डीएनए रेप्लिकेशन फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिम्स, ये तो सभी ऑर्गेनिम्स में पाया जाता है ना, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो। बैक्टीरिया में तो डिवाइड करेगा, 2 होगा, दोनों में चाहिए डीएनए। और इवन वायरस, ठीक है ना, सभी जीव में पाया जाएगा ये। दूसरी बात यह है कि ओनली 1 मॉलिक्यूल, ये एक ही मॉलिक्यूल है, दैट इज डीएनए
that replicates, RNA रेप्लिकेट नहीं करेगा, प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं करेगा, ठीक है ना। एक ही मॉलिक्यूल है, वो है डीएनए, जिसमें रेप्लिकेशन की क्रिया होती है। जरूर समझ में आया होगा, है ना। ये डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है हर सेल में डीएनए पहुंचने के लिए। सेल जब डिवाइड करता है तो उसके पहले उसका रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, हो जाएगा। ये कुछ इंट्रोडक्शन है। अभी एक और चीज़ बता रहे हैं हम इसमें, है ना, उसको बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप सबको पॉज करके वैसे वीडियो को नोट कर लीजिएगा, है ना। और अब एक और चीज़ बता रहे हैं, है ना, वो है कि ये बड़ी फास्ट होता है और बहुत ही एक्यूरेट होता है, इसमें गलती नहीं होती है ना। इसको जरा फिर हम लोग देखें। इट इज वेरी फास्ट, ये बहुत ही फास्ट है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए आप। ई कोलाई हम इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एस्टेरिया कोलाई बैक्टीरिया है ये, है ना। ये बैक्टीरिया जो है ना, ये बैक्टीरिया, पहले ये देखिए, ये बैक्टीरिया हो गया, इसमें ये डीएनए हो गया इसका, है ना। ये बैक्टीरिया, इसका डीएनए जो है ना, वो देखिए अगले 20 मिनट में, है ना, ये 2 हो जाएगा। रेप्लिकेट कर जाइए, 2 बना दिया, है ना। और अब ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा और दोनों में एक एक डीएनए पाया जाएगा। ये समझ आ रहा है कैसे डिवाइड करता है बैक्टीरिया, हम लोग पढ़े थे। यहाँ से फोल्डिंग होना शुरू हो जाएगा, है ना, और सीधे इसको 2 भागों में बांट देगा। तो यहाँ ये पूरा टाइम में, पूरा समय में ना, इट टेक्स ओनली 20 मिनट्स, मात्र 20 मिनट में ही ये सारी क्रिया हो जाती है। एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाता है। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, ई कोलाई हैज 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर्स। ये जो डीएनए, इसमें बेस पेयर कितना है पहले बताए थे आप लोगों को, है ना, पैकेजिंग में इतना बेस पेयर रखता है ना। इफ 1000 बेस पेयर को हम इस तरह लिख सकते हैं, 1000 बेस पेयर्स replicates per minute, है ना, तब then 3 days then in 3 days
replication is completed। अगर ये रेप्लिकेशन 1000 बेस पेयर भी अगर 1 मिनट में रेप्लिकेट करता है तो वो 3 दिन लग जाएगा उसको इसको 2 होने में, है ना। इसका मतलब ये है इट रेप्लिकेट्स ये रेप्लिकेट करता है ना 1000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। अब समझ में आया इस बात, ये 1000 बेस पेयर 1 सेकंड में रेप्लिकेट करता है, इतना फास्ट है, ठीक है ना। अब एक्यूरेसी की बात है ना, इट इज मोर एक्यूरेट, ये एकदम एक्यूरेट होता है, थोड़ी सी भी गलती इसमें नहीं होती है। हम लोग मैकेनिक में देखेंगे, है ना, कैसे वो गलती करेगा तो फिर क्या कैसे सुधार लेगा वो, है ना। ये बहुत एक्यूरेट होता है। इन एक्यूरेसी अगर गलती हो गई इज ओनली लेस देन 1, 1 से भी कम पर मिलियन, 1 मिलियन में कहीं एक आध गलती हो सकता है। अगर गलती होगा तो फिर वो प्रूफ रीडिंग करके निकाल लेगा, हम लोग प्रूफ रीडिंग पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगला पॉइंट पढ़ेंगे, है ना, और वो है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अगला जो दूसरा पॉइंट है ना, उसको देखेंगे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है ना। तो ठीक से सुनिए इसको। जब रेप्लिकेशन के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम था, है ना, तब साइंटिस्ट कह रहे थे, है ना, और साइंटिस्ट ये जो सब वैज्ञानिक हैं, है ना, प्रोपोज्ड थ्री प्रोबेबल methods of replication। जब ये क्लियर नहीं था कि रेप्लिकेशन किस तरह होता है, तब साइंटिस्ट जो है ना वो 3 मेथड बताए थे, तीनों में से किसी एक से होता होगा, ठीक है ना। वो कौन कौन से हैं? पहला है कंजर्वेटिव, है ना। कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है ना, ये डीएनए है, पेरेंटल डीएनए हो गया ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो 2 डीएनए बनाएगा, है ना। और देखिए ये पुराना हो गया, ओल्डर, और इस पर बनेगा ये डीएनए न्यूअर। ओल्डर डीएनए अलग रहेगा और नया डीएनए अलग। इससे जो पुराना वाला जो है ना एकदम बिल्कुल नया बनाएगा। कंजर्वेटिव का मतलब ही होता है, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, तो ये अपना दोनों डीएनए, दोनों धागा को संरक्षित कर लिया है, प्रिजर्व कर लिया है, बचा लिया है और नया डीएनए बना दिया है, ठीक है। दूसरा देखिए सेमी कंजर्वेटिव, नाम से ही मालूम हो गया कि आधा कंजर्व करेगा वो,
आधा को संरक्षित रखेगा। सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये हो गया डीएनए, इससे 2 डीएनए तो बनेगा, ठीक है ना। तो ये पुराना धागा जो है ना उसी पर, मतलब पेरेंटल जो धागा है उसी पर न्यूअर धागा बनेगा। ये हो जाएगा, देख रहे हैं आप लोग, ओल्डर, और ये हो जाएगा न्यूअर नया धागा। ये हो जाएगा ओल्डर और ये हो जाएगा न्यूअर। अपना एक जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसको ये कंजर्व कर लिया, संरक्षित कर लिया। तीसरा है डिसरप्टिव, तीसरा है डिसरप्टिव। डिसरप्ट का मतलब टूटना होता है ना। इसमें क्या होता है, ये डीएनए है, अब ये 2 डीएनए बनाएगा, है ना। अब देखिए ये डीएनए का धागा पहले टूट जाएगा, देख रहे हैं ना, डीएनए का धागा पहले टूट गया और उसी में फिर नया धागा भी बन गया। यहाँ पर प्रत्येक डीएनए के स्ट्रैंड में नया भी होगा और पुराना भी होगा। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, ईच डीएनए स्ट्रैंड, प्रत्येक डीएनए का धागा हैज बोथ न्यूअर नया एंड ओल्डर डीएनए। नया और पुराना दोनों डीएनए ये रखेगा। सेमी कंजर्वेटिव में पुराना अलग नया अलग, से ये कंजर्वेटिव में, सेमी कंजर्वेटिव में एक पुराना पर नया, पुराना पर नया, ठीक है ना। और इस तरह जो है ना, ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो है ना वो सही है ना। एक्सपेरिमेंट द्वारा उसको देखा गया। इसी में टाइम लगेगा थोड़ा, हम लोग देखें। अब आगे देखिए तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड, एज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, 2 साइंटिस्ट इसको प्रूव किया। पहला हम लोग पढ़ेंगे मिशेल्सन एंड स्टाल, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, है ना, टेलर एट ऑल। इसका मतलब होता है कोवर्कर। टेलर के साथ जो कुछ और वैज्ञानिक काम कर रहे थे वो, ठीक है ना। मिशेल्सन एंड स्टाल ने, है ना, ये 1958 और ये 1957 में सिद्ध कर दिया, प्रूफ कर दिया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड ही सही है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे पहला
सेमी कंजर्वेटिव मोड या मेथड, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है ना। ये जो मिशेल्सन एंड स्टाल है ना, वर्कड, ये काम किया था सब, वर्कड ऑन ई कोलाई, एस्टेरिया कोलाई पर काम किया था, है ना। इसको यार ठीक से देखिए, ये है एक पॉट, है ना, इसमें मटेरियल रख दिया, फूड मटेरियल, और उस फूड मटेरियल में डाल दिया अमोनियम क्लोराइड, और ये जो अमोनियम क्लोराइड का नाइट्रोजन है ना, वो हेवी आइसोटोप N15 है। अब आइसोटोप आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, आप लोग तो पढ़े हैं, लेकिन हर बात को समझाना ही पड़ता है। ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होइएगा आइसोटोप। ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी तत्व having same atomic number, different एटॉमिक मास, मास डिफरेंट रहेगा और नंबर सेम रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मास डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम है, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग, है ना, आइसोटोप। क्या कहलाएगा वो, आइसोटोप कहेंगे हम लोग इसको, आइसोटोप। अब नाइट्रोजन पर आइए, है ना। नाइट्रोजन का नॉर्मल आइसोटोप जो है ना, वो है ना, ये मास नंबर इसका 14 होता है, ठीक है ना। और इसका एक और है, उसका मास नंबर, है ना, वो 15 होता है। अब इसको हम लोग लिखेंगे N14 और इसको लिखेंगे हम लोग N15। इसको ये है हेवी नाइट्रोजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेवी नाइट्रोजन भी कहते हैं। ये आप लोग एक चीज समझ लिए कि ये हो गया आइसोटोप। अब आगे देखिए, ये उसी आइसोटोप में N15 आइसोटोप में कल्चर किया बैक्टीरिया को, है ना। कल्चर करने के बाद ये बैक्टीरिया, बहुत सारा बैक्टीरिया बना लिया होगा, है ना। ये कल्चर मतलब होता है ग्रो कराना, कल्चर्ड फॉर सेवरल जनरेशन, बहुत जनरेशन तक कल्चर कराया, अनेक जनरेशन तक कल्चर कराया, है ना। कल्चर करने के बाद क्या हुआ, फाउंड, अब उसका डीएनए निकाला, फाउंड ऑलमोस्ट ऑल, लगभग सभी डीएनए आर लेबल्ड विथ N15, N15 से लेवल। अब ये नाइट्रोजन कहाँ से, नाइट्रोजन क्यों लेवल होगा, अरे बेस में आप लोग पढ़े हैं ना कि उसमें नाइट्रोजन रहता है। एक डीएनए में शुगर, बेस और फॉस्फेट होता है।
फॉस्फेट में नाइट्रोजन नहीं रहता है, शुगर में नाइट्रोजन नहीं रहता है, बेस में नाइट्रोजन रहता है। यही ना बेस का फॉर्मूला है जी। ये N हो गया, ये CN, C और यहाँ पर N, यही ना फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ पर दो जगह नाइट्रोजन है, वही दो जगह नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन जो है ना ये N15 से लेवल्ड हो जाएगा, वही बता रहे थे। ठीक है ना। तो अब आगे क्या किया, ये इस सबको मिटाना पड़ेगा। ठीक है ना। ये जो है ना अब आगे देखिए, ये सबको मिटा लेने दीजिए हमको। अब इतना समझिए कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसमें DNA जो पाया जाता है लगभग उसका सभी जो है ना N15 से लेवल्ड हो गया था, है ना। और अब आगे एक्सपेरिमेंट देखिए इसका। ये DNA है और इसका दोनों स्टैंड N15 हो गया है ना। और ये है कहाँ, इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में है। ठीक है ना। अब ट्रांसफर, इसको ट्रांसफर कर दिया गया फिर दूसरे कल्चर मीडिया में जहाँ बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं, है ना। फिर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया अपना ग्रो करेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो कल्चर मीडिया है ना वो है NH4Cl, यहाँ पर ये नॉर्मल है, N14 में कल्चर कर रहा है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को मालूम है ना, कि इसका DNA जब टेस्ट किया गया, सैंपल निकाला गया इसका, है ना, तब एक DNA, एक दूसरा धागा, दो DNA है, 4 धागा बनेगा, है ना। और दूसरा DNA, अब ये ओल्डर हो गया और ये न्यूअर, क्योंकि N14 वाला को, है ना, हम लोग ये N15 वाले को ना हम लोग ठहरिए, ये N15 है, ये दोनों N15 वाला ओल्डर हो गया और उस पर जो N14 हम लोग दिए हैं उसको ब्लैक से शो कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, पहला जनरेशन में सेमी कंजर्वेटिव मेथड शो कर रहा है ना, ठीक है ना। अब फिर इसको ट्रांसफ़र किया गया, है ना, और ट्रांसफ़र किया गया तो फिर कल्चर किया गया, इसको बैक्टीरिया को कल्चर किया जाएगा, दिमाग में रखिए, है ना। और फिर बैक्टीरिया इसमें ग्रो किया, है ना। और ये मीडियम भी NH4Cl है और 14 है, नॉर्मल मीडिया है ना। अब इसमें जो DNA बनेगा, अब यहाँ पर 4 स्टैंड हो गया है तो 8 स्टैंड बनाएगा, ठीक है ना। और 8 स्टैंड बनाएगा, है ना। तो ठीक से इसको देखिए, यहीं पर आप लोगों को समझ में नहीं आती है। ये जो पुराना धागा है, ये जो ब्लैक से हम लोग बनाए हैं, ये ब्लैक वाला तो N14 का है
तो फिर नया बनेगा तो ब्लैक ही बनेगा। अब देखिए ये है N15 वाला, ये है N15 वाला है, ये N15 N14, ठीक है ना। तो N15 वाला जो है ना वो एक धागा उसका N15 का रहेगा, और दूसरा जो ब्लैक देखिए ये तो N14 है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा N14 आ जाएगा और ये N15 हो गया, है ना। फिर अब इसमें आइए, इसमें भी वही बात होगी। ये ब्लैक वाला जो है ना वो तो N14 दिए हैं लोग, तो ब्लैक वाला ब्लैक ही बनाएगा, लेकिन एक जो है ना वो N15 वाला यहाँ पर आ जाएगा। ये हो जाएगा N15 और ये हो जाएगा N14। ये दोनों जो है ना N14 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ना और जनरेशन आप लोग निकाल सकते हैं। ये सेकंड जनरेशन हो गया इसका, और हर बार इसका टेस्ट किया गया तो देखा गया कि पुराना धागा पर नया धागा बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना हम लोग यहाँ तक देखे अभी। अब एक और चीज़ जो देखनी है वो ये है कि इसका आगे वाला स्टेप भी आप लोग निकाल सकते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि दिया हर देखिए ये एक बार जो यहाँ पर हुआ फर्स्ट जनरेशन में कितना टाइम लगा, ओनली 20 मिनट्स। ये आपको मालूम है कि एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया बन जाता है 20 मिनट्स में। सेकेंड जनरेशन में कितना लगेगा, ओनली 20 मिनट्स। ठीक है ना। एनसीईआरटी ने दिया है कि अगर वो 80 मिनट्स तक रेप्लिकेशन करेगा तो कितना धागा बनेगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं। अब ये 40 मिनट्स तो हो गया, अगला निकालिएगा तो 60 मिनट आएगा, उसके बाद निकालिएगा तो 80 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो सब ठीक है। अब प्रॉब्लम है कहाँ, ये बैक्टीरिया तो हम लोगों के आँखों से दिखाई देता नहीं है, नेकेड आई से उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो फिर उसका डीएनए कैसे दिखाई दे देगा जी। ये डीएनए पे कौन धागा नया है, कौन धागा पुराना बन गया, क्या हुआ, ये तो कभी दिखाई नहीं देगा। इसके लिए उसने क्या किया है ना कि टेस्ट ट्यूब लिया, है ना, और इस टेस्ट ट्यूब में डीएनए को रख दिया, है ना, और इसमें सीसियम क्लोराइड डाला, ये साल्ट है ना, और इसमें डीएनए रखा, ठीक है ना। अरे गड़बड़ हो गया थोड़ा, इसको इधर बनाना है, ठीक है ना, इसको ठीक से देखिएगा। ये क्या किया कि टेस्ट ट्यूब रखा, टेस्ट ट्यूब ले लिया और इस टेस्ट ट्यूब में सीसियम क्लोराइड डाला और उसमें डीएनए को डाल दिया। डीएनए को डाला ना, डीएनए डालने के बाद है ना अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़े हैं जो सेंटर से बाहर की ओर लगता है, इसको रोटेट कराया। जब रोटेट करेगा ये, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसमें जो डीएनए है वो टूट फूट जाएगा, ठीक है ना। अरे ये टेस्ट ट्यूब हो गया, टेस्ट ट्यूब को खूब न चाहिए इस तरह, क्या हो गया, इसमें डीएनए है वो क्या हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। और देखा कि ये नीचे बैठ गया, वो कभी नहीं देखा था कि N14 है कि N15 है, ये देखिएगा कि ये बॉटम में बैठ गया, तब इसको इसने कहा हेवी डीएनए है। ये क्या है, ये हेवी डीएनए है, मतलब कि इसमें N15 है। अब जरा इसको देखिए,
फिर वही काम, वही सैंपल निकाला बैक्टीरिया से और ये टेस्ट ट्यूब में रख दिया और टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद फिर इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होता है ये, उसी में इसको रख के नचाया जाता है ना, और फिर इसमें CaCl3 डाल दिया, CaCl डाल दिया, सीशियम क्लोराइड डाल दिया, है ना, और अब देखा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इसमें भी हुआ, है ना, तो अब देखा कि ये बीच में आ गया, तो आधा हेवी है और आधा मतलब कि नॉर्मल है ना, इसको हाइब्रिड डीएनए कहा, हाइब्रिड डीएनए। ये हेवी डीएनए हो गया, ये हाइब्रिड डीएनए। फिर जब इसको वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, है ना, तो क्या देखा वो, ये हो गया टेस्ट ट्यूब और इस टेस्ट ट्यूब में फिर सीशियम क्लोराइड डाला, ठीक है ना, और क्या देखा उसने कि दो जगह इसमें बैंड बन गया, कुछ बीच में और कुछ ऊपर। जो बीच में है वो तो आप लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना, बीच वाला ये हाइब्रिड वाला हो गया, ये हाइब्रिड डीएनए और जो सबसे ऊपर है ना वो लाइट डीएनए कहा उसको, उसमें N14 है, ये और ये लाइट डीएनए हो गया। अब आप लोग यहाँ लिख सकते हैं ये लाइट डीएनए है, इसमें N14 है, लाइट डीएनए, और ये जो है ना हाइब्रिड डीएनए है, हाइब्रिड डीएनए है ना, और ये हेवी डीएनए है, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग, हेवी डीएनए। इस तरह उसने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना, और ये पता लगा लिया कि पुराने धागा पर नया धागा बनता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ठीक से कॉपी पेन लेकर बैठिए और बनाइएगा तो सब बन जाएगा। इस तरह आप लोग समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बार बार इसको पॉज करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक और एक्सपेरिमेंट इसके साथ है, टेलर का एक्सपेरिमेंट है ना, तो उसको हम लोग देखें। एनसीईआरटी में टेलर का एक्सपेरिमेंट एक लाइन में लिखकर छोड़ दिया है, ठीक है ना। हम लोग तो यहाँ डिटेल देखेंगे उसका, है ना। डिटेल क्या देखना है उसको देखिए। टेलर एट ऑल, टेलर और उसका साथी, ठीक है ना, 1957 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? ऑन भिसिया फाबा ब्रॉड बीन प्लांट है ये, ब्रॉड बीन का दूसरा नाम है बकला। बकला प्लांट जो होता है ना, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, ब्रॉड बीन के और रूट पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया, ये टेस्ट ट्यूब हो गया या कल्चर मीडिया हो गया, ठीक है ना, और उसने क्या किया है ना, इसमें TH3 टी थायमिन है और H3 आइसोटोप है। फिर यहाँ बताना पड़ेगा हमको, ये हाइड्रोजन है, इसका आइसोटोप 3 तरह का होता है। आइसोटोप समझ में आ गया, मास नंबर डिफर करेगा, है ना, H1 H2 इस तरह इधर लिखा जाता है, ये H2 है ना, और H3,
और ये जो है ना रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिविटी आप लोगों को पढ़ना है। हाफ लाइफ, हैव हाफ लाइफ, इसको टीटीएम भी कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। इसका हाफ लाइफ पीरियड होता है। अब इसका डिटेल हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना, नहीं बताना चाह रहे हैं हम, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसी को यूज किया। अब बताइएगा ये हाइड्रोजन कहाँ लेवल होगा, तो हाइड्रोजन कहाँ लेवल होगा, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये है एक थायमीन, ये थायमीन है, यहाँ पर OH रहेगा, यहाँ पर OH रहेगा और यहाँ पर H रहेगा, यहाँ पर CH3 रहेगा। ये है थायमीन का स्ट्रक्चर। अब थायमीन में हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है, ये हाइड्रोजन देखिए यहाँ है, ये H3 लेवल्ड हो जाएगा, ये H3 लेवल्ड हो जाएगा, 3 है हाइड्रोजन यहाँ पर, ये H3 लेवल्ड हो जाएगा और ये H3 लेवल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ये थायमीन ये दिया है ना, और कई जनरेशन तक वही किया वो है ना, ये कई जनरेशन तक, ठीक है। और यहाँ पर वो इसके रूट को दिया है ना, और इस तरह कई जनरेशन तक दिया ये। तो फॉर मैनी जनरेशन तक ये किया काम, और उसके बाद देखा कि इसका DNA जो है ना वो सब TH3 हो गया था, सब लेवल हो गया है ना। अब उसने क्या किया कि फिर इसको फिर कल्चर कराया, फिर कल्चर कराया, और ये जो कल्चर कराया वो H नॉर्मल था, नॉर्मल हाइड्रोजन में कल्चर कराया इसको। तब देखा इसमें क्या देखा, वो कल्चर कराने के बाद है ना, एक धागा पुराना, एक धागा पुराना और एक धागा नया बन गया था। एक धागा हो जाएगा H3 और दूसरा धागा हो जाएगा H। ठीक है ना। तो ये भी तो वही शो करता है कि हाँ क्या हुआ है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा रेप्लिकेशन हुआ है। तो ये ही थोड़ा बहुत लंबा था, फिर मैकेनिज्म भी लंबा होगा इसका, है ना। अब जो है ना तीसरा पॉइंट हम लोग आज अब नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। हम लोग अब फिर इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें एंजाइम देखेंगे हम लोग और मैकेनिज्म पर आ जाएंगे, ठीक है ना। आधा इसका निकल गया, इसको ठीक से समझ लीजिएगा, है ना। सेमी कंजर्वेटिव मेथड, इस पर क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव बहुत, ठीक है ना। तो ये रहा सब, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं अब।